Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Test Series। तो टेस्ट सीरीज से क्या मीनिंग है कि हम हमारे RNCC के ऑफिशियल ऐप पे जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे अभी हम 120 प्लस टेस्ट सीरीज़ है। टेस्ट पेपर हमने वहाँ पे लॉन्च किया हमारी टेस्ट सीरीज़, और टेस्ट सीरीज़ का नेम हमने रखा है नोट सेट 2023, जो जून में आपको टेस्ट होगा। उसमें मंडे टू फ्राइडे क्या रहेगा, एक टेस्ट मॉर्निंग में लाइव रहता है, एक टेस्ट इवनिंग में लाइव रहता है। उसके बाद में एवरी सैटरडे और एवरी संडे प्री नोट सेट टेस्ट हम कंडक्ट करवा रहे हैं, जिसके अंदर आपको 200 MCQs मिलेंगे और 1/3 वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, और आपको लाइव रैंकिंग आपको पता लगेगी कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, किस तरह की प्रिपरेशन आपकी चल रही है। तो थियरी के साथ साथ में MCQ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थियरी से सिलेक्शन नहीं होगा, एग्जाम में आपके आने MCQs ही हैं। तो किस प्रकार से आप MCQs को सोल्व करने का अप्रोच रहता है आपको, तो आप सभी उसको डेवलप कर पाओगे टेस्ट सीरीज को लेकर। तो प्राइस भी हमने उसकी एकदम अफोर्डेबल रखी है। ठीक है, अराउंड 120 तो आपको मॉर्निंग और इवनिंग में टेस्ट मिल जाएंगे, और प्लस 50 टेस्ट आपको प्री नोट सेट टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग अपनी टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो शुरू करते हैं आज की अपनी सेशन को। लाइक प्रीवियस सेशन वैसा ही आज का सेशन रहने वाला है। अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक सोल्व करेंगे, साथ साथ में टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो पूछा गया है और आगे क्या पूछ सकते हैं और क्या पूछा गया है उस टॉपिक में से, वो ही अपन सोल्व करते हैं। उसी प्रकार से अपना पैटर्न आगे चलेगा। फर्स्ट MCQ है अपना, ए 65-year-old patient admitted in a long-term care facility has developed pressure ulcer। एक 65-year-old पेशेंट है, वो क्या है, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी में आया, मतलब लंबे टाइम तक पेशेंट को एडमिट रखा जाता है इसमें, और पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है, और उसको क्या हो गया है, प्रेशर अल्सर। ठीक है, उसको प्रेशर अल्सर हो गया है। ऑन असेसमेंट द नर्स फाउंड दैट द बोन इज विजिबल। उसको क्या नर्स ने असेसमेंट किया, नर्स को क्या मिला कि पेशेंट के जो बोन है वहां तक प्रेशर अल्सर जो है वो अंदर तक चला गया है, बोन विजिबल हो गई है, एंड पाल्पेबल ऑन द वुंड साइड। विजिबल हो रही है और पाल्पेट भी हो रही है वुंड की साइड पे। द नर्स नोज दैट द स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर। ये कौन सी स्टेज है, नर्स क्या पता करेगी। ठीक है, कौन सी स्टेज है इस प्रकार की जिसमें बोन विजिबल हो रही है, कौन सी प्रकार की प्रेशर अल्सर है ये, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। तो देखिए प्रेशर अल्सर में क्या देखने को मिलता है आपको, इसे हम बेड शोर भी कहते हैं। ठीक है, प्रेशर अल्सर आल्सो नोन एज ब्रेड शोर। तो यहाँ पे क्या होता है, लोकलाइज्ड टिश्यू इंजरी देखने को मिलती है पेशेंट में। ठीक है, लोकलाइज्ड का मतलब क्या हो गया, एक जगह पे जहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है वहीं पे क्या होता है, इसमें टिश्यू की इंजरी देखने को मिलती है ड्यू टू अनरिलीव्ड प्रेशर इन कॉम्बिनेशन विथ फ्रिक्शन एंड शियरिंग फोर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रेशर अल्सर में क्या होता है, लोकलाइज्ड टिश्यू की इंजरी देखने को मिलती है। इंजरी होती किस प्रकार है कि एक पेशेंट है, वो लाइक सुपाइन पोजीशन में यहाँ पे पेशेंट लेटा हुआ है, और सुपाइन पोजीशन में अब क्या किया गया है कि जो उसका जो सेक्रम रीजन है, ठीक है, सुपाइन पोजीशन में सेक्रम रीजन पे क्या हो रहा है, अनरिलीव्ड प्रेशर उसके कंटिन्यूसली पड़ रहा है। ठीक है, इन कॉम्बिनेशन विद फ्रिक्शन और शेयरिंग फोर्स। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि सुपाइन पोजीशन में है और वो अपनी पोजीशन से थोड़ा फ्रिक्शन लगा उसको। ठीक है, फ्रिक्शन का मतलब इस तरह का, और इस तरह का प्रेशर अगर पेशेंट पे लगता है तो वो क्या करता है, फ्रिक्शन और या फिर शियरिंग फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज द मोस्ट पॉजिटिव रीजन फॉर द प्रेशर अल्सर। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो गया, वहां पे इंजरी हो गई टिश्यू की फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, इसको हमने क्या कहा, प्रेशर अल्सर या फिर बेड सोर। और देखिए किस प्रकार हो सकता है, प्रेशर अल्सर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा। अब कंटिन्यू प्रेशर पड़ा तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लड फ्लो कैसा देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा, इस्चेमिया। इस्चेमिया वहां पे होगा तो क्या होगा, नेक्रोसिस। आगे जाके फिर ये स्टेज 1, स्टेज 2
स्टेज 3 एंड स्टेज 4 में नेक्रोसिस बढ़ जाता है। तो ये अभी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर की, कि प्रेशर अल्सर का रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन क्या है, रिड्यूस्ड मोबिलिटी। ठीक है, रिड्यूस मोबिलिटी के अंदर क्या आएगा, ऐसी सिचुएशन जिसमें पर्सन की मोबिलिटी डिक्रीज हो जाए, लाइक हिप फ्रैक्चर, पार्किंसन। पार्किंसन में पैरालिसिस वगैरह की कंडीशन देखने को मिल सकती है, स्ट्रोक। ठीक है, जिसमें मोबिलिटी रिड्यूस हो जाए पर्सन की। इसके बाद में आपको क्या देखने को मिल सकता है, न्यूरल डैमेज। नेक्स्ट, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये सब आ जाएगा किसमें, मोबिलिटी डिक्रीज करता है। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड परफ्यूजन। परफ्यूजन का क्या मतलब होता है कि प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई पहुंच पाना। तो कौन सी सिचुएशन होती है जो परफ्यूजन में कम आ जाएगी, तो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। इसके बाद में क्या देखने को मिल सकता है आपको, स्मोकिंग, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या करेगी, ब्लड सप्लाई को वहां पे रिड्यूस करके रखेगी। थर्ड वन, डायबिटिक मेलिटस। तो ये सब हो गई थी रिस्क फैक्टर। अभी क्या है, स्टेज, स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर। तो फर्स्ट स्टेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, एरिथीमा। और क्या देखने को मिलेगा, स्किन यहाँ पे क्या रहेगी, इंटेक्ट रहेगी। और आपको क्या देखने को मिलेगा, रेडनेस। ठीक है, वो भी लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड रेडनेस देखने को मिलेगा फर्स्ट स्टेज में। नेक्स्ट, स्टेज 2। स्टेज 2 में आपको क्या देखने को मिलेगा, पार्शियल थिकनेस डर्मिस लॉस। इसके साथ में और क्या देखने को मिलेगा, रेड वुंड, सीरम फील्ड, ब्लिस्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं। कौन सी स्टेज में, सेकंड स्टेज में। अगर आपसे एमसीक्यू पूछे कि ब्लिस्टर फॉर्मेशन कौन सी स्टेज में देखने को मिलेगा, तो सेकंड स्टेज में। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या देखने को मिलता है, फुल थिकनेस टिश्यू लॉस। तो फुल थिकनेस टिश्यू लॉस किसमें देखने को मिलता है, स्टेज थर्ड में। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एपिडर्मिस तो यहाँ पे डैमेज होती है, उसके साथ में डर्मिस भी यहाँ पे डैमेज होके, उसके साथ में और क्या देखने को मिल जाएगा, सब क्यूटेनियस फैट भी यहाँ पे जो है वो विजिबल होने लग जाती है इस स्टेज के अंदर। तो कौन सी स्टेज के अंदर सब क्यूटेनियस फैट विजिबल होती है, थर्ड स्टेज के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, स्किन जो है स्लगिंग होना शुरू हो जाएगी, मतलब अपनी जगह छोड़ देती है यहाँ पे। और सेकंड स्टेज में नो स्लग, ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है बट स्किन जो है वो अपनी जगह छोड़ती नहीं है। ठीक है, और थर्ड स्टेज में क्या होता है, सबक्यूटेनियस फैट तक विजिबल हो जाती है। आफ्टर स्लगिंग सबक्यूटेनियस फैट जो है विजिबल हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज कौन सी होती है, फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, फुल थिकनेस टिश्यू लॉस। अब विजिबल क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोन विजिबल हो जाएगी, मसल्स, टेंडन, स्किन की स्लगिश हो जाएगी और एस्कार फॉर्मेशन हो जाता है। तो एस्कार का फॉर्मेशन कौन सी स्टेज में होता है, तो फोर्थ स्टेज में होता है, प्रेशर अल्सर की फोर्थ स्टेज के अंदर। बर्न में एस्कार का फॉर्मेशन अलग स्टेज में होता है, बट प्रेशर अल्सर में कब होता है, फोर्थ स्टेज में। बोन विजिबल कब होने लग जाती है, फोर्थ स्टेज में। तो अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, देखिए, प्रेशर अल्सर ऑन असेसमेंट, बोन इज विजिबल पाल्पेबल ऑन द वुंड साइड। तो यहाँ पे कौन सी स्टेज होगी, स्टेज 4 की बात कर रहे हैं। स्टेज 4 हो गया है, 65 ईयर ओल्ड पेशेंट को स्टेज 4 यहाँ पे प्रेशर अल्सर देखा गया है। अच्छा, तो अभी आप ये इमेज देख लीजिए।
सबसे पहले स्टेज कौन सी है, ग्रेड 1। ग्रेड 1 में क्या देखने को मिल रहा है आपको, ओनली एंड ओनली क्या देखने को मिलता है, रेडनेस देखने को मिलता है, वो भी कैसा, लोकलाइज्ड। ठीक है, यहाँ पे केवल एपिडर्मिस तक इन्वॉल्व होता है। ठीक है, देखिए नॉन ब्लेंचिमल एरिथेमा ऑफ इंटेक्ट साइट। इंटेक्ट साइट पे आपको क्या देखने को मिलती है, एरिथेमा देखने को मिलता है। डिस्कलरेशन ऑफ स्किन देखने को मिलता है, वार्म, ओडिमा, इंड्यूरेशन, हार्डनेस में आल्सो भी यूज्ड एज इंडिकेटर। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एरिथेमा देखने को मिलेगा और रेडनेस देखने को मिलता है। ये हो गई हमारी क्या, स्टेज फर्स्ट। इसके स्टेज सेकंड में देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो गया, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे एपिडर्मिस भी इन्वॉल्व हो रही है, डर्मिस भी इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्रेशन और ब्लिस्टर का फॉर्मेशन कौन सी स्टेज में होता है, तो सेकंड स्टेज में। ठीक है, एपिडर्मिस और डर्मिस तक यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। अब देखिए थर्ड स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, फुल थिकनेस स्किन लॉस। थर्ड स्टेज को क्या बोलते हैं, फुल थिकनेस स्किन लॉस। ठीक है, नेक्रोसिस ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू भी आपको क्या हो जाता है, विजिबल होना लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में देखिए फोर्थ स्टेज में ये क्या हो गया, यहाँ पे बोन विजिबल होने लग गई यहाँ पे। ठीक है, बोन का ये क्या फॉर्मेशन हो गया, एस्कार फॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोन की विजिबिलिटी होगी, तो ये कौन सी स्टेज हो गई, फोर्थ स्टेज। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर, ये अपनी क्या है, प्रेशर अल्सर की स्टेजेज हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बन सकता है इससे, तो देखिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, तो प्रेशर अल्सर मोस्ट कॉमन साइट्स। मोस्ट कॉमन साइट की अगर पूछे तो देखिए सबसे मोस्ट कॉमन साइट कहाँ पे होती है, इस्चियम। उसके बाद में ग्रेटर ट्रोकेंटर, उसके बाद में सेक्रम। ठीक है, इस प्रकार से अपने को क्या करना है, आंसर करना सेक्रम इन ग्लूटियल रीजन। अब एग्जामिनर आपसे एमसीक्यू क्या पूछता है, प्रिवेंशन को लेके कि आप प्रेशर अल्सर का प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन में आप क्या करोगे, 10 पेशेंट एवरी 2 आवरली। एवरी 2 आवरली आप क्या करना है, पोजीशन को आप क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, अब अगर एमसीक्यू, ये देखिए ये भी एमसीक्यू बना हुआ है, अगर व्हील चेयर पे कोई पर्सन बैठा हुआ है तो उसके लिए आपको पोजीशन कैसे चेंज करना है। ठीक है, एवरी 10 सेकेंड इन 10 मिनट्स। ठीक है, अगर कोई व्हील चेयर पे कोई पर्सन बैठा हुआ है कंटिन्यूसली, तो उसको अपन को बताना है कि आपको एवरी 10 सेकेंड आपको क्या करना है, उठना है, लिफ्ट अप होना है व्हील चेयर से। ठीक है, एवरी 10 मिनट के बाद में आपको एवरी 10 सेकेंड के लिए लिफ्ट अप होना है आपको। ठीक है, और आपको क्या करना है, क्या कर सकते हैं अपन, एयर मैट्रेस प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीट कैसे करोगे, जो बात होगी प्रिवेंशन की, ट्रीट कैसे करो, तो ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे क्या है कि स्लग ऑफ हो गया है स्किन का, इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको क्या करना है, डिब्राइटमेंट। हम नहीं करते हैं, कौन करते हैं, डॉक्टर्स। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं कि वैक डिवाइस। ठीक है, जो वैक्यूम मशीन्स होती है, वो क्या होती है, प्रेशर ड्रेसिंग के ऊपर, सपोज यहाँ पे क्या है, वुंड बना हुआ है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर वैक्यूम हमने क्या कर दिया, ड्रेसिंग अप्लाई कर दी, और यहाँ से क्या होता है, एक ट्यूब निकलती है, वो आगे जाके मशीन पे अटैच हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये फिर इसमें क्या है कि अपन इसको ऑन करते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, वैक्यूम। नेगेटिव प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, तो यहाँ से जो भी फ्लूइड वगैरह निकलेगा वो किस में आ जाएगा, इस मशीन के पीछे चेंबर रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आके वो इकट्ठा हो जाता है। तो वेक डिवाइस हम यूज में लेते हैं। तो वेक डिवाइस किस पे काम करती है, ये एमसीक्यू पूछा गया है, तो नेगेटिव प्रेशर पे। तो इसका सक्शन प्रेशर कितना होता है, ये भी एमसीक्यू पूछा गया था एक बार, तो 125 mm ऑफ एचजी रहता है वैक्यूम मशीन का सक्शन प्रेशर। ठीक है, सक्शन प्रेशर रहता है। ठीक है, फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको क्या लगा दो, फ्लैप। ठीक है, स्किन फ्लैप, स्किन ग्राफ्टिंग करके फ्लैप लगा दो, तो वो वहां से जो है वो वुंड कवर कर देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपना प्रेशर अल्सर कंप्लीट होता है। अच्छा, एक एमसीक्यू और है कि नर्स की नेग्लिजेंस से प्रेशर अल्सर होता है। नेग्लिजेंसी, ठीक है, यहाँ पे माल प्रैक्टिस नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि नेग्लिजेंसी है या माल प्रैक्टिस है, तो नेग्लिजेंसी है। ठीक है, नर्स अगर ध्यान में नहीं रखेगी प्रॉपर पेशेंट का,
तो उसको क्या हो सकता है, प्रेशर अल्सर। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, स्टेज 4 और प्रेशर अल्सर टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है अपना, ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ एन इन्फेंट विथ ए क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर। ठीक है, एक पेशेंट हुआ, इन्फेंट है, उसका क्या किया गया है, क्लेफ्ट पैलेट का रिपेयर किया गया है। द नर्स शुड पोजिशन द बेबी इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन। अब नर्स जो है वो कौन सी पोजिशन में बेबी को रखेगी, पोस्ट ऑपरेटिवली। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आया है पेशेंट, उसका क्या किया गया है, क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी हुई है, तो नर्स उसको क्या पोजिशन देगी, ऑन साइड लाइंग पोजिशन, लाइंग पोजिशन में रखेगी, जिस साइड में सर्जरी हुई है उधर। इन एन इन्फेंट सीट, इन्फेंट सीट पे उसको रखेगी, प्रोन पोजिशन में रखेगी या फिर सुपाइन पोजिशन में रखेगी। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, क्लेफ्ट पैलेट। तो क्लेफ्ट पैलेट का इसका क्या रहेगा करेक्ट आंसर। तो देखिए, दो कंडीशन अपने को देखने को मिलती है। फर्स्ट कौन सी होती है, क्लेफ्ट लिप। सेकंड कौन सी होती है, क्लेफ्ट पैलेट। दोनों ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एमसीक्यू बनते हैं इससे। जैसे ये एमसीक्यू आपके एम्स में पूछा गया है, तो इनसे आगे भी और क्या एमसीक्यू बन सकता है, देखते हैं। क्लेफ्ट लिप क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए लिप का फॉर्मेशन कब होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लिप्स कब देखने को मिलता है, 5 to 12 वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड में लिप्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। कहाँ से होता है, वेयर, तो मतलब कहाँ से होगा लिप का फॉर्मेशन, वर्मिलियन बॉर्डर पे। ठीक है, वर्मिलियन बॉर्डर, बॉर्डर से क्या होता है, अपना लिप का फॉर्मेशन शुरू होता है। तो जो ध्यान में रखना, एमसीक्यू बन सकता है इसे, एम्ब्रियोलॉजी को लेके एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, अब लिप्स के अंदर अपने को क्या देखने को मिले, कोई क्लेफ्ट वगैरह, लाइक मतलब जॉइंट प्रॉपर तरीके से लिप लिप ना हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लेफ्ट लिप। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, चाइलोस्काइसिस या फिर क्लेफ्ट लिप। ठीक है, अब इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन अपर लिप। अपर लिप के अंदर डिफॉर्मिटी आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लेफ्ट लिप। प्रॉपर तरीके से ये जॉइंट नहीं हो पाते हैं, फ्यूज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लेफ्ट पैलेट की। अच्छा, क्लेफ्ट लिप से एमसीक्यू आया था कि मोस्ट कॉमन कहाँ प्रेजेंट रहता है, मोस्ट कॉमन साइट फॉर क्लेफ्ट लिप। एमसीक्यू पूछा हुआ है, आपको एमसीक्यू सोल्व करोगे तो इसका आपको एमसीक्यू भी मिल जाएगा बुक्स के अंदर। तो मोस्ट कॉमन साइट कहाँ रहता है, लेटरल, ठीक है, लेटरल यूनिलेटरल साइड के अंदर ये क्या प्रेजेंट रहता है, क्लेफ्ट लिप। और मोस्ट कॉमन कहाँ रहता है, अपर लिप पे। अब बात करते हैं अपन क्लेफ्ट पैलेट की। तो नॉर्मल प्लेट फॉर्मेशन कब देखने को मिलता है, 12 to 14 वीक पे। ठीक है, पैलेटाइन जो अपना बोन रहती है, तो वहां पे क्या रहता है, ओपनिंग प्रेजेंट रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लेफ्ट पैलेट। अब यहाँ पे इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो देखिए, लेटरल पैलेटाइन प्रोसेस ग्रो टुवर्ड मिड लाइन एंड फ्यूज्ड एंड बिकम पैलेट। ठीक है, वो क्या करती है, देखिए ये हमारा क्या है, नॉर्मल अपना मिड लाइन है, मिड लाइन से दोनों साइड से क्या होता है, पैलेट का फॉर्मेशन होना शुरू होता है, और मिड लाइन में आके वो फ्यूज रहती है। अगर वो प्रॉपर तरीके से फ्यूज नहीं होती, इसे हम क्या बोलते हैं, क्लेफ्ट। प्रॉपर तरीके से फ्यूज नहीं होती, उसको हमने क्या कहा, क्लेफ्ट। और यहाँ पे क्या है, पैलेटाइन बोन। तो पैलेटाइन बोन का जो प्रॉपर तरीके से फ्यूज नहीं होना, तो ये क्या हो गया, क्लेफ्ट पैलेट। इट ऑल्सो नोन एज पैलेटोस्काइसिस। ठीक है, इट ऑल्सो नोन एज पैलेटोस्काइसिस एंड दिस इज नोन एज चाइलोस्काइसिस।
अब हम बात करते हैं इन दोनों के ही रिस्क फैक्टर में, क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप के दोनों के रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, टेरेटोजेनिक ड्रग्स। ठीक है, टेरेटोजेनिक सब्सटेंसेस की। तो देखिए टेरेटोनिक सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं, रेडिएशन, टॉर्च इन्फेक्शन, इसके बाद में स्मोकिंग। मदर अगर ये कुछ करती है, लाइक इन सब में से मदर को कुछ होता है तो बच्चे पे भी इफेक्ट पड़ते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, टेरेटोजेनिक इफेक्ट। ठीक है, मदर से फीटस के अंदर जो इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं, टेरेटोजेनिक इफेक्ट। टेरेटोजेनिक मतलब बच्चे के अंदर भी डिफॉर्मिटीज का आ जाना। मदर ऐसा कुछ काम करती है जिसकी वजह से बच्चे के अंदर डिफॉर्मिटी, स्मोकिंग, मदर स्मोकिंग करती है तो मतलब ये क्लेफ्ट पैलेट क्लेफ्ट लिप की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके बाद में ड्रग एब्यूज, मदर कुछ ड्रग एब्यूज करती है तो वहां पे भी बच्चों को ये जो कंडीशन देखने को मिल सकती है। ड्रग एब्यूज में मोस्ट कॉमन कौन सी, थैलिडोमाइड। तो थैलिडोमाइड से क्या देखने को मिल सकता है, क्लेफ्ट लिप और पैलेट। इसके बाद में फेनिटोइन, इसके बाद में सोडियम वॉल्पोरेट। ठीक है, इसके बाद में एल्कोहल एब्यूज, इसके बाद में डाउन सिंड्रोम। तो ये कुछ कंडीशंस है जो टेरेटोजेनिक सब्सटेंसेस के अंदर अपने को पढ़ने को मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले किसका मैनेजमेंट करते हैं, क्लेफ्ट लिप का। क्लेफ्ट लिप का मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं, तो देखिए इसके लिए जो सर्जरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, चाइलोप्लास्टी। ठीक है, तो क्लेफ्ट लिप के लिए जो सर्जरी की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, चाइलोप्लास्टी। और ये कब परफॉर्म की जाती है, 3 to 6 मंथ पे। ठीक है, 3 to 6 मंथ ऑफ एज पे क्या करने, ये सर्जरी अपन परफॉर्म करवाते हैं। अब इस सर्जरी को परफॉर्म करने से पहले हम एक रूल फॉलो करते हैं। इस रूल को क्या बोलते हैं, रूल ऑफ 10। ठीक है, सर्जरी के क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए हम एक रूल फॉलो करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, रूल ऑफ 10। तो रूल ऑफ 10 ऑल्सो यूज फॉर चाइलोप्लास्टी। ठीक है, चाइलोप्लास्टी के अंदर हम क्या परफॉर्म करते हैं, रूल ऑफ 10। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, बच्चे का वेट देखते हैं तो कितना होना चाहिए, 10 पाउंड का होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 1 पाउंड के अंदर कितना होता है, 454 ग्राम। ध्यान में रखना, तो 10 पाउंड यहाँ पे बच्चे का वेट जो है वो होना चाहिए सर्जरी को करने के लिए। एज कितनी होनी चाहिए, 10 वीक की एज तो मिनिमम उसकी होनी ही चाहिए सर्जरी परफॉर्म करने के लिए। एंड उसके लिए हीमोग्लोबिन कितना चाहिए, तो 10 ग्राम। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट होती है। रूल ऑफ 10 किसके लिए करते हैं, चाइलोप्लास्टिक के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है, एमसीक्यू बनता है इन दोनों से ही। ठीक है, अब क्या कर दी हमने, सर्जरी परफॉर्म कर दी है, तो अब आप क्या दोगे, पोस्ट ऑफ केयर। तो आप क्या पोस्ट ऑफ केयर दोगे क्लेफ्ट लिप की सर्जरी करने के बाद, सबसे पहला तो क्या है, सुपाइन पोजिशन। पेशेंट को क्या प्रोवाइड करना है, सुपाइन पोजिशन। ठीक है, सुपाइन पोजिशन विथ अनऑपरेटेड साइड। ठीक है, अनऑपरेटेड साइड में क्या रखना है, हेड को रखना। ऑपरेट साइड में क्यों नहीं रखना और प्रोन क्यों नहीं देनी, प्रोन यहाँ पे क्या रहती है, कॉन्ट्रा इंडिकेट रहती है, क्योंकि ये क्या कर सकती है, ऑपरेटेड साइड को इंजरी पहुंचा सकता है बच्चा। इस वजह से इसके अंदर क्या रहता है, प्रोन पोजीशन इसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेट रहती है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, क्लीन द सर्जिकल साइट विथ एनएस। आप नॉर्मल सलाइन से क्लीन कर सकते हो बिफोर एवरी फीडिंग। साथ में देखिए एक डिवाइस आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लोगन बो। इसकी आप इमेज देख लेना। तो लोगन बो भी अपन क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो साइड जो रहता है, स्ट्रेच प्रिवेंट स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग से प्रिवेंट करता है, खिंचाव से प्रिवेंट करता है। जब बच्चा रोता है तो रोने से क्या करेगा, वो लिप्स वहां पे स्ट्रेचिंग हो गई, लिप्स के अंदर स्ट्रेच आएगा, तो ये लोगन बो क्या करेगा, स्ट्रेचिंग से प्रिवेंट करता है। अब देखिए एक टेक्निक होती है फीडिंग की,
फीडिंग बिफोर प्रोसीजर, ठीक है। ये तो हमने क्या कर दिया, रूल ऑफ 10 को देखने के बाद में उसकी सर्जरी कर दी, बट सर्जरी करने से पहले तो बच्चे को फीडिंग करवाएंगे ना हम, ठीक है। जो 3 मंथ से पहले बच्चे को अगर फीडिंग करवानी है हमें, ठीक है, यहाँ पे 3 to 6 मंथ से पहले अगर सर्जरी नहीं करते हैं तो इस टाइम पे क्या करेंगे, क्योंकि ये तो बाई बर्थ प्रेजेंट रहेगा, तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं, एक टेक्निक यूज में लेते हैं। इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, ESSR टेक्निक, यूज फॉर फीडिंग। इसके अंदर क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है, एनलार्ज निपल। एनलार्ज निपल से क्या करवाते हैं, फीडिंग करवाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, बोतल से अपन यूज में ले सकते हैं, पिजन बोतल या फिर पालाडे स्पून, ठीक है। इनका हम काम में लेके फीडिंग करवा सकते हैं बच्चे को। इसके बाद में स्टिमुलेट द सकिंग, ST का मतलब क्या हो गया, स्टिमुलेट द सकिंग, बच्चे का सकिंग जो है वो रिफ्लेक्स, उसको अपन क्या करेंगे, स्टिमुलेट कर देंगे। नेक्स्ट एस का क्या मतलब हो गया, स्वेलो, बच्चा जो है वो प्रॉपर तरीके से स्वेलो कर पाए। आर से क्या मतलब हो गया, रेस्ट, ठीक है। अब ये सारी टेक्निक फॉलो होने के बाद अपन क्या करेंगे, बच्चे को सुपाइन पोजीशन में प्रोवाइड करवाएंगे और रिस्ट्रेन लगा देंगे, ताकि जो है वो अपने फेस को ज़्यादा टच ना करे, और प्रिवेंट एक्सेसिव क्राई। तो ये सारी टेक्निक्स को फॉलो करना होता है हमें बिफोर द सर्जरी, ठीक है। फिर आप क्या कर दोगे, सर्जिकल मैनेजमेंट। तो ये हो गया मैनेजमेंट किसका, क्लेफ्ट लिप का। अभी हम बात करते हैं क्लेफ्ट पैलेट की। दोनों ही टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, क्लेफ्ट पैलेट के अंदर जो सर्जिकल प्रोसीजर हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैलेटोप्लास्टी। MCQ बनता है डायरेक्ट कि क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी को हम क्या कहते हैं, पैलेटोप्लास्टी। इसका टाइम ड्यूरेशन भी पूछा जाता है, तो 13 to 18 मंथ पे अपन क्या करते हैं, पैलेटोप्लास्टी सर्जरी कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट आप क्या रखोगे, एज ए नर्स आपका पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या रहता है, यहाँ पे आपको क्या देनी है, प्रोन पोजीशन विथ साइडलाइन हेड ऑन अनऑपरेटिव साइड। तो यहाँ पे ये पोजीशन इसमें मेनली देते हैं। अब बताइए सुपाइन क्यों नहीं देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन की ज्यादा हो जाती है, इसलिए जो है वो सुपाइन पोजीशन हम नहीं देते हैं पेशेंट को। कौन सी देते हैं, प्रोन पोजीशन अपन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अवॉइड थर्मोमीटर। आप थर्मोमीटर आपको यूज में नहीं लेना है ओरली, ठीक है। ओरली ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट आपको यूज में नहीं लेना है जो इंजरी कर दे सर्जरी को। और देखिए, क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी से एक इंपॉर्टेंट MCQ ये भी बनता है, सर्जरी डन बिफोर स्पीच डेवलपमेंट। तो ध्यान में रखना, क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी हमेशा स्पीच डेवलपमेंट से पहले कर देनी चाहिए, ताकि जो है वो स्पीच डेवलपमेंट में उसको प्रॉब्लम ना हो, उसमें एरर ना आए। तो अपन के दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं, क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप, और उनकी अपन सर्जरी भी देख ली। अब देखिए, इस MCQ का हम क्या रहेगा करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया गया है, क्लेफ्ट पैलेट, और हमने क्लेफ्ट पैलेट के अंदर क्या पोजीशन बताई थी, प्रोन पोजीशन, ठीक है। अपना आंसर क्या रहेगा, प्रोन पोजीशन। नेक्स्ट MCQ, द वैक्सीन दैट फॉर्म ब्लिस्टर एंड लीव्स परमानेंट स्कार इन बेबीज। ऐसी कौन सी वैक्सीन होती है जो क्या करती है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन करती है और परमानेंट स्कार बना देती है बेबी के अंदर, DPT, BCG, मीजल्स या फिर पेंटावेलेंट। कौन सी वैक्सीन जो है परमानेंट स्कार और ब्लिस्टर का फॉर्मेशन करवाती है। तो देखिए, यहाँ पे जो कौन सी वैक्सीन करेक्ट रहेगी, BCG वैक्सीन, ठीक है। BCG वैक्सीन क्या करती है, परमानेंट स्कार फॉर्मेशन करवा देती है। तो देखिए, एग्जाम में BCG से और क्या MCQ आता है कि डोज कितनी रहती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ये यहाँ पे पूछा जाता है। तो डोज यहाँ पे कितनी रहती है, तो 0.05 ml
डोज रहती है और वो कैसे लगती है, इंट्राडर्मली, ठीक है, इंट्राडर्मली इसको लगाया जाता है बीसीजी को। अब नेक्स्ट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी पे एक तो क्या लग गई, बीसीजी लग गई ये डोज, इसके बाद में और क्या लगाया जाता है, तो हेपेटाइटिस बी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या लगाते हैं, हेपेटाइटिस बी लगाते हैं। तो इसकी डोज कितनी रहती है, 0.5 ml डोज रहती है। कैसे लगाते हैं इसको, आईएम लगाते हैं, तो कहाँ लगाएंगे, बच्चे के वोस्टस लेटरलिस मसल के अंदर, ध्यान में रखना आईएम लगता है हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट एट्थ बर्थ क्या देते हैं अपन, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन भी अपन देते हैं, कौन कितनी ड्रॉप, 2 ड्रॉप, ड्रॉप है तो कैसा होगा ये, ओरली। तो ये कब होती है डोज वैक्सीन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। इसके बाद में अपन क्या लगाते हैं, विटामिन के अपन इंजेक्शन लगाते हैं। विटामिन के कितना लगाते हैं, 1 mg लगाते हैं, और कैसे लगाते हैं, आईएम लगाते हैं, और आईएम कहाँ पे लगेगा, वोस्टस लेटरलिस में। अब विटामिन के क्यों लगाते हैं, फॉर प्रिवेंट ब्लीडिंग, ठीक है, बच्चे में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, विटामिन के। इट फॉर्म क्लोटिंग फैक्टर बाय लीवर, ये विटामिन के क्या करेगा, लीवर में जो है वो क्लोटिंग फैक्टर को जो है वो इंक्रीज करेगा, बढ़ा देगा। अब देखिए क्लोटिंग फैक्टर को बनवाएगा लीवर से। अब देखिए ये अपन बात करते हैं एक टर्म की, एक टर्म विटामिन के की डोज क्या रहेगी, 1 mg आईएम। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि बच्चा जो है वो कैसा हो गया, प्री टर्म डिलीवरी उसकी हुई है, उसको लगाना है विटामिन के, तो आप कितना लगाओगे, 0.5 mg आईएम। ये ध्यान में रखना, एमसीक्यू बन सकता है इन दोनों से, और बनता ही एग्जाम में पढ़ने को मिलता है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विटामिन के से क्या एमसीक्यू बनेगा, विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, 2, 7, 9 और 10, ये होते हैं विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर्स। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि बीसीजी वैक्सीन से क्या होता है, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है, और परमानेंट स्कार फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, मिलता ही है, मिल क्या सकता है, मिलता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द पेल्विक शेप दैट हैज द पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस फ्रॉम वेजाइनल डिलीवरी, वेजाइनल डिलीवरी के लिए पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस है, किस कौन सा पेल्विस है ऐसा जिस पेल्विस की शेप वेजाइनल डिलीवरी के लिए सुटेबल नहीं रहती है, फिर पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस रहती है वेजाइनल डिलीवरी के लिए, प्लेटिपोइड पेल्विस, एंथ्रोपोइड पेल्विस, एंड्रॉइड पेल्विस, या फिर गायनोकोइड पेल्विस, कौन सा पेल्विस वेजाइनल डिलीवरी के लिए सुटेबल नहीं रहता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एंड्रॉइड पेल्विस क्या है, गायनो वेजाइनल डिलीवरी के लिए सुटेबल नहीं रहता है। तो सबसे पहले अपन किसको डिस्कस करते हैं, एंड्रॉइड पेल्विस। तो देखिए एंड्रॉइड पेल्विस किस टाइप का होता है, मेल टाइप पेल्विस। तो मेल्स के अंदर किस प्रकार का पेल्विस होता है, एंड्रॉइड पेल्विस। इसकी शेप कैसी होती है, हार्ड शेप पेल्विस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसवर्स डायमीटर इज ग्रेटर देन एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, इसलिए ये वेजाइनल डिलीवरी के लिए इतना सुटेबल नहीं रहता है। सेकेंड टाइप ऑफ पेल्विस कौन सा होता है, गायनेकोइड। तो गायनेकोइड पेल्विस क्या रहता है, ये मोस्ट कॉमन फीमेल टाइप पेल्विस, फीमेल्स के अंदर मोस्ट कॉमन पेल्विस कौन सा रहता है, तो यहां पे जो है नो डिफिकल्टी सीन इन एंगेजमेंट, जो बच्चे के अंदर जो एंगेजमेंट की प्रोसेस रहती है उसके अंदर किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं मिलती है, और जो डिलीवरी कैसे देखने को मिलती है, नॉर्मल डिलीवरी।
और एंड्रॉइड पेल्विस में कैसे कैसे देखने को मिलेगी, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। अब देखिए थर्ड टाइप ऑफ पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस। ये कौन सा टाइप का पेल्विस होता है, थर्ड टाइप, और ये किस में होता है, एप लाइक पेल्विस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एप लाइक पेल्विस। इसमें डायमीटर कैसा रहता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ग्रेटर देन ट्रांसवर्स डायमीटर। इस वजह से इसके अंदर क्या रहता है, डिलीवरी करना इतना कॉमन नहीं रहता है। इसके बाद में फोर्थ वन कौन सा रहता है, प्लेटिपोइड। तो इससे एमसीक्यू बनेगा तो कौन सा बनेगा कि इसका शेप कैसा होता है, फ्लैट। ठीक है, पेल्विस इनलेट कैसी रहती है, यहाँ पे फ्लैट रहती है। तो अपने इस एमसीक्यू का क्या आंसर रहेगा, एंड्रॉइड पेल्विस जो है वो पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस फ्रॉम वेजाइनल डिलीवरी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, what is the cerebral tissue perfusion pressure if blood pressure is 90/60 and ICP is 18। ठीक है, अगर आपसे बताया गया है कि एक आपको क्या बताना है, सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन प्रेशर आपको निकालना है, ब्लड प्रेशर कितना है 90/60 और उसका आईसीपी कितना है पेशेंट का 18, तो उसका सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन प्रेशर आपको बताना है कि क्या है, 42 mm ऑफ एच जी, 52 mm ऑफ एच जी, 60 mm ऑफ एच जी या फिर 72 mm ऑफ एच जी। तो देखिए इसका क्या फॉर्मूला होगा, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर बराबर मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस आईसीपी। ठीक है, जो मीन आर्टेरियल प्रेशर निकालोगे सबसे पहले तो आप बीपी का, उसके बाद में उसमें से आईसीपी को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा आपका सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। तो देखिए मीन आर्टेरियल प्रेशर अपन किस प्रकार निकालते हैं, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय 3। तो ये क्या रहता है अपना मीन आर्टेरियल प्रेशर का फॉर्मूला रहता है। तो ठीक है, तो मीन आर्टेरियल प्रेशर बराबर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है अपने यहाँ पे 90 प्लस 2 60 अपॉन 3। तो ये क्या हो जाएगा अपना 210 अपॉन 3। तो इसका मीन आर्टेरियल प्रेशर कितना आ जाएगा 70 mm ऑफ एच जी। ठीक है, तो मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस आईसीपी, तो 70 माइनस 18, तो मीन आर्टेरियल प्रेशर में से अपने को इंट्राक्रैनियल प्रेशर माइनस करना है, तो कितना बचेगा लास्ट में 52 mm ऑफ एच जी। तो इस प्रकार से इस पेशेंट का सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन प्रेशर कितना आ जाएगा 52 mm ऑफ एच जी। इस प्रकार से आप और भी अपनी कैलकुलेशंस है वो कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से हम जो इस क्वेश्चन का 16 सॉल्यूशन निकालते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, मर्फीज साइन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन। कौन सी डिजीज कंडीशन में जो है मर्फी साइन आपको देखने को मिलेगा, लीवर एब्सेस में, स्प्लेनोमेगाली में, पेरिटोनाइटिस में या फिर एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में, कौन सी कंडीशन में जो है मर्फी साइन देखने को मिलता है। अच्छा एमसीक्यू है, पूछा भी गया है एम्स में, सारे एमसीक्यू जो एम्स में पूछे गए हैं वही एमसीक्यू सॉल्व करवाते हैं। और टॉपिक इसीलिए हम सॉल्व करवाते हैं कि वो एमसीक्यू तो पूछ लिया गया उस टॉपिक में से, वो तो आपको पता लग गया, और क्या उस टॉपिक में से एमसीक्यू निकल सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं थोड़ा बहुत अपन टॉपिक डिस्कशन करते हुए चलते हैं। तो क्या रहेगा इस एमसीक्यू का आंसर, तो देखिए मर्फी साइन किसमें देखने को मिलेगा, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस के अंदर। ठीक है, कोलेसिस्टाइटिस का क्या मतलब होता है, गाल ब्लैडर में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होना, और वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मर्फी साइन। तो लास्ट टॉपिक है आज का अपने क्लास का, कोलेसिस्टाइटिस। ठीक है, तो देखिए कोलेसिस्टाइटिस क्या होता है, कोलेसिस्टाइटिस के अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ गाल ब्लैडर। इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन किसका, गाल ब्लैडर का। अब जब गाल ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कोलेसिस्टाइटिस।
अब ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस को हम क्या कहते हैं, क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस के बारे में पढ़ते हैं। तो एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस आल्सो नोन एज कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस, और क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस को हम क्या बोलते हैं, अकैल्कुलस सिस्टाइटिस। अब देखिए कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस किस प्रकार से अपने को देखने को मिल सकता है, ड्यू टू लिथियासिस। ठीक है, अगर कोई गाल ब्लैडर डक्ट के अंदर कोई किसी प्रकार का स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस। अब आता है अकैल्कुलस कोलेसिस्टाइटिस, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, इंजरी, ट्रॉमा या फिर कोई इन्फेक्शन। किस प्रकार का हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है और वायरल भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर कोलेसिस्टाइटिस होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, अकैल्कुलस कोलेसिस्टाइटिस या फिर क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस। अब बात करते हैं अपन इसके साइन एंड सिम्टम्स की। साइन एंड सिम्टम में क्या देखने को मिलता है, फीवर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, पेन। तो देखिए पेन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है इसके अंदर कि किस प्रकार का पेन देखने को मिलता है। तो राइट अपर क्वाड्रेंट, सबसे पहले पेन कहाँ होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट में, एंड दिस रेडिएट टुवर्ड राइट शोल्डर एंड स्केपुला। ये इसका क्या रहता है, पेन का ट्रांसमिशन रहता है कि किस प्रकार से पेन पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। तो वो किस, अगर इस नेचर का पेन देखने को मिलेगा तो ये श्योर किसका पेन हो सकता है, कोलेसिस्टाइटिस का, गाल ब्लैडर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन का। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग देखने को मिलेगा। अब देखिए इसके साथ में एक साइन और इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, इस साइन को हम क्या बोलते हैं, मर्फी साइन। मर्फी साइन क्या होता है, पेन ड्यूरिंग डीप ब्रीथिंग। ठीक है, पेन ड्यूरिंग डीप ब्रीथिंग किस में देखने को मिलता है, मर्फी साइन। किस प्रकार ये पता लगाते हैं मर्फी साइन का, तो देखिए इसमें व्हेन द एग्जामिनर fingers are pressed to the hepatic margin, it restricts the deep breathing and it also cause pain। इसको हम क्या कहते हैं, मर्फी साइन। ठीक है, मर्फी साइन के बाद में क्या देखने को मिलेगा अपने को, यहाँ पे स्टूल कैसे देखने को मिलेगा, कोलेलिथियासिस कोलेसिस्टाइटिस के अंदर, तो क्ले कलर स्टूल। ड्यू टू यहाँ पे क्या है कि बाइल साल्ट जो है वो स्टूल के अंदर मिक्स नहीं हो पाता है, तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, क्ले कलर स्टूल देखने को मिलता है। यूरिन कैसा देखने को मिलता है, टी कलर अपने को यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यूरिन देखने को मिलता है। एंड एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल साल्ट, पेशेंट को क्या हो जाता है, प्रूराइटिस। प्रोराइटिस की कंडीशन होती है, ईचिंग वगैरह होने लग जाती है पेशेंट को। ठीक है, बाइल साल्ट के एक्यूमुलेशन से बॉडी के अंदर। ठीक है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा तो वो स्किन पे भी क्या करता है, इफेक्ट डालता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या इसके मैनेजमेंट की, क्या आप इसको मैनेजमेंट कैसे करोगे। तो देखिए एनाल्जेसिक, सबसे पहले तो एनाल्जेसिक आप क्या दोगे इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट को पेन होता है सीवियर, तो इसके लिए आपको एनाल्जेसिक ऑफ चॉइस क्या है,
मेपिरिडिन, ठीक है। मेपिरिडिन का दूसरा नाम क्या है? पैथिडीन। ये क्या है? इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है पेन रिलीवर के लिए, ठीक है। देखिए और यहाँ पे क्या एमसीक्यू बनेगा, मॉर्फिन को आपको क्या रखना है यहाँ पे? कॉन्ट्रा इंडिकेट रखना होता है, अवॉइड रखना होता है, ठीक है। बट आप दे दोगे क्या? क्या दे सकते हो? मेपिरिडिन, ठीक है। एंटीबायोटिक दे सकते हो, एंटीपायरेटिक दे सकते हो, और साथ में आप दे सकते हो इसको, अगर यहाँ पे बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो क्या कोज कर देगा? जॉन्डिस, ठीक है। बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हो तो क्या कोज कर देगा? जॉन्डिस। तो आप ड्रग ऑफ चॉइस क्या दे सकते हो जॉन्डिस में? फिनोबॉर्बिटॉन, ठीक है। और आप इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए आप क्या दे सकते हो? कोर्टिकोस्टेरॉइड। तो ये सारे इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? इसका मैनेजमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे? डाइट के, ऐसे पेशेंट को डाइट क्या देनी चाहिए? तो आप डाइट में आप क्या दोगे? लो फैट डाइट। अगर आप फैट ज़्यादा दोगे खाने में तो फैट की वजह से क्या होगा? लीवर फैट का जो है वो डाइजेशन कहाँ पे होता है? लीवर में। तो लीवर का जो वर्क है, गाल ब्लेडर का वर्क, इमल्सिफिकेशन फैट का कहाँ पे होता है? गाल ब्लेडर से। तो अगर आप फैटी डाइट ज़्यादा दोगे तो गाल ब्लेडर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो वहाँ पे पेन ज़्यादा होगा पेशेंट को। इसलिए क्या करना है आपको? लो फैट डाइट जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करवानी होती है। तो अपना हो गया क्या? कोलेसिस्टाइटिस वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। तो आज हमने अगेन कुछ टॉपिक सोल्व किए हैं, इनसे एग्जाम में हम आने वाले एमसीक्यूज भी हमने पढ़ा है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज और नर्सिंग केयर के अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें भी हमने देखी है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और कंप्लीट करते हैं आज के अपने सेशन को यहीं पे। टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, वो मैं आपको वापस बता देता हूँ कि 120 प्लस टेस्ट सीरीज आपको एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में, मंडे टू फ्राइडे आपको देखने को मिलेगी, सोल्व करने को मिलेगी। उसके बाद में एवरी सैटरडे और संडे प्री नोट से टेस्ट हम कंडक्ट करवा रहे हैं। एग्जाम का क्राइटेरिया एकदम एम्स जैसा ही रहेगा, 1/3 वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से हम जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवा रहे हैं, प्राइस भी हमने उसकी एकदम अफोर्डेबल रेंज में रखी है। तो जो भी स्टूडेंट कंसीडर करना चाहे, एक बार जरूर आरएनसीसी के ऑफिशियल ऐप पे, जो आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप जो है कंसीडर कर सकते हो, देख सकते हो। अपना प्राइस भी हमने एकदम अफोर्डेबल रखी है, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट्स थे, तो वो आप कंसीडर कर सकते हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में अगेन कुछ अच्छे टॉपिक्स और अच्छे एमसीक्यूज के साथ में। थैंक यू सो मच।